फिर मैंने एहतियातन दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद अक्षण डोरनाब पर हाथ रख के खड़ा रहा, फिर यंत्र चालित सा डेस्क के पीछे पहुंचा। जसदेव सिंह का चेहरा कालीन पर बने खून के तालाब में पड़ा था। मुझे उसके जिस्म में दो सुराख बने दिखाई दिए, एक छाती पर, दूसरा सर में। मैं हतबुद्धि सा नीचे झुका। उसके जिस्म में काफ़ी गर्मी महसूस हुई थी और तीसरा सुराख उसके बाएं गाल पर आँख के नीचे दिखाई दिया। कालीन पर खून का तालाब शायद उसी सुराख से बना था। पिस्तौल हाथ में लिए मैं स्तब्ध खड़ा उसकी लाश को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आकर उसी हालत में मुझे गिरफ्तार कर लिया था। मुझे याद आया केस की ट्रायल के दौरान घटना स्थल पर पड़ी लाश की जितनी भी फोटोएं दिखाई गई थी, उन सभी में जसदेव सिंह का लंबा चौड़ा जिस्म पीठ के बल डेस्क के पीछे सीधा पड़ा था। मैंने गहरी सांस ली। दीवारों के साथ लगी रैंकों से होती मेरी निगाह लोहे की बंद अलमारी में जा टिकी। मैं सोचने लगा, क्या सिगरेट फाइल इसी अलमारी में रखी जाती होगी? क्या वह अभी भी इसमें हो सकती थी? सहसा दरवाज़ा खुलने की आहट सुनकर मैं पलटा। आगंतुक जगदीश प्रसाद था। अजय, तुम? वह चिल्लाया। ओ गॉड, कितनी खुशी की बात है। उसने पीछे जसदेव सिंह की पत्नी नीलम सिंह खड़ी थी। उसके पीछे वह आग्ने नेत्रों से मुझे घूरे जा रही थी। करीब 35 वर्षीय और सिडोल गठीने जिस्म वाली वह औरत यकीनन खूबसूरत कहलाने की हकदार थी और इस काबिल कतई नहीं थी कि उसे जसदेव सिंह जैसे भेड़िए के साथ बांधा जाता। वह 2 कदम आगे आई, चीख कर बोली, खूनी! जगदीश ने झपटकर उसकी बाह पकड़ ली। नीलम ने उससे अपनी बाह छुड़ा ली। फिर आश्चर्यजनक फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए उसने पर्स से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान दी। खूनी! वह पुणे चीखी। मेरे होश उड़ गए। जनवरी के महीने में मुझे पसीने छूटने लगे। जगदीश ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी और जबरन पिस्तौल वापस पर्स में रखवा दी। उसने धीरे से नीलम से कुछ कहा, फिर उसे लगभग चीखते हुए बाहर पहुंचाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जगदीश नर्वस सा नज़र आ रहा था। क्या वह औरत मुझे शूट करना चाहती थी? मैंने होठों पर जुबान फिराते हुए पूछा। ओ नहीं, जगदीश फंसी सी आवाज़ में बोला। पता नहीं क्यों ऐसी हरकत कर बैठी। टारगेट इट। अपनी सुनाओ, कैसे हो? जेल से बाहर आकर कैसा लग रहा है? वंडरफुल। काम पर कब वापस आ रहे हो? थोड़ा वक्त लगेगा, पहले मैंने एक अधूरा काम निपटाना है। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या? मैं पता लगाना चाहता हूँ कि दिनेश के साथ क्या हुआ। उसने जबरन हंसने की कोशिश की। अरे छोड़ो भी आजा, वह अब काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। मुझे यहाँ तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। 2500 रुपया महीना दूंगा, पहले से पूरे 500 ज़्यादा। अभी नहीं जगदीश, पहले दिनेश का पता लगाऊंगा। जगदीश मेरे नज़दीक आ गया। सुनो अजय, वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, जहाँ तक मैं समझता हूँ दिनेश मर चुका है, और अगर नहीं मरा है तो भी इस शहर में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो यह नहीं चाहेंगे कि वह वापस यहाँ आए। कौन लोग हैं वो? दामोदर राणा वगैरह? हाँ, तुम दामोदर राणा के लिए काम कर रहे हो। काम तो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरन उसके साथ सहयोग ज़रूर करना पड़ता है, वरना मैं भी जसदेव सिंह और दिनेश के पास पहुँच जाऊँगा। हम हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते। ठीक कहते हो। अचानक वह मुस्कुराया। तो फिर तेरा मैं कल से काम पर आ सकोगे? नहीं, 2 हफ्ते बाद। उसकी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। तुम फैसला कर चुके हो? हाँ, लेकिन वे लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, वे तुम्हारी जान ले लेंगे।
देखा जाएगा। हमने चुनौतीपूर्ण ढंग से एक दूसरे की आंखों में झांका। मैं जसदेव सिंह की सीक्रेट फाइल का भी पता लगाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा, कोई फ़ायदा नहीं। वह सिर हिलाता हुआ बोला, हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी है। इस औरत को, मेरा मतलब है जसदेव सिंह की बीवी नीलम को फाइल की जानकारी हो सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं। मैं समझता हूँ तुम पर पिस्तौल तान कर इस औरत ने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि इसे जसदेव सिंह की मौत का बड़ा भारी अफसोस है, जबकि पूरा शहर उसके मर जाने से खुश हुआ। आखिर यह उसकी बीवी थी, हो सकता है उससे बहुत प्यार करती रही हो। जसदेव सिंह उन आदमी में से था जिन्हें बीवी तो क्या, कोई भी प्यार नहीं कर सकता। मैं कड़वे स्वर में बोला, और मेरी जानकारी के मुताबिक शादी से पहले यह औरत अभिनेत्री हुआ करती थी। हाँ, एक अच्छी महिला है। जसदेव सिंह ने से बिल्कुल विपरीत, जिसका सबसे बड़ा सबूत पर्स में पिस्तौल लिए घूमना, मैंने कहा, और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जगदीश ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। ऑफिस से बाहर आकर मैं लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा। अंडरग्राउंड पार्किंग लिफ्ट में मेरी रॉयल एनफील्ड हत्या वाले दिन से ही खड़ी थी। मैंने पेट्रोल चेक किया, फिर मोटरसाइकिल बाहर निकाली और नीना के घर की तरफ रवाना हो गया। वे करीब 7 मील दूर एक उपनगरीय इलाके में 3 कमरों के मकान में रहती थी। कोई 2 साल पहले देहरादून से शिक्षा समाप्त करके नीना विराटनगर आई थी। अपनी खूबसूरती, स्मार्टनेस, मैनर्स, विभिन्न विषयों की जानकारी और संगीत तथा पेंटिंग के अपने शौक के कारण उसने विराटनगर की उच्च वर्गीय सोसाइटी में जल्दी ही अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। उसके प्रशंसकों और चाहने वालों की कमी नहीं थी। मेरा उससे प्रथम परिचय एक आर्ट एग्जीबिशन में हुआ था, जहां उसका कई खूबसूरत पेंटिंग्स प्रदर्शन के लिए आई थी। और मैं यूं ही सौंपिया घूमता घामता आर्ट गैलरी जा पहुंचा था। यूं ही प्रदर्शनी के आयोजकों में से एक ने मेरा उससे परिचय कराया था। परिचय के दौरान ही हम दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। परिचय जल्दी ही मुलाकातों में बदला और फिर मुलाकातें घनिष्ठता में। फिर एक दिन हमने स्वीकार किया कि एक दूसरे से प्रेम करते थे। तभी मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। तभी उसने मुझे बताया कि वह दामोदर राणा की नाजायज़ औलाद थी। यह बताते समय न तो उसे शर्म महसूस हुई थी और न ही फ़क्र। तब तक वह जान चुकी थी कि मैं अपराध और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ था और इन दोनों चीज़ों को विराटनगर से ख़त्म करने के लिए प्रयत्नशील था। दूसरी ओर इस बात का आभास भी उसे मिल गया था कि दामोदर राणा की गतिविधियां असामाजिक और गैरकानूनी थी। नीना ने मेरे प्रस्ताव के जवाब में कहा था कि वह खुद भी मुझसे शादी करने के लिए उतनी ही बेताब थी, लेकिन हालात को देखते हुए फिलहाल यह नामुमकिन था, क्योंकि न तो मैं अपना मिशन छोड़ सकता था और न ही उसका बाप उसका रास्ता बदल सकता था। इसलिए अक्लमंदी इसी में थी कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए। उसने साफ कहा था कि लाख कमियों के बावजूद भी दामोदर राणा उसका बाप था। सामाजिक और कानून की दृष्टि से भले ही नाजायज़ हो, लेकिन उसने सही मायनों में उसे बाप का प्यार दिया था और एक अच्छे बाप की तरह उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। दामोदर राणा असल में कैसा आदमी था, यह बात उसे देहरादून से आने पर ही मालूम हो सकी थी।